मॉर्निंग दोस्तों, मैं नील अग्रवाल। डे 21 में पहुंच चुके हम और चैप्टर संख्या 3 राजस्थान बोर्ड का विद्युत विभव चल रहे हैं। इसमें बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव हमने सोल्व कर लिया था। आवेश में निकाय के कारण विभव सोल्व कर लिया था, उसके न्यूमेरिकल कर लिए थे। अब आगे बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करना। द्विध्रुव, जैसे ही द्विध्रुव वर्ड आ गया तो इसके बारे में बहुत सी डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वो सारी बातें अपने माइंड में आ जानी चाहिए कि द्विध्रुव का मतलब होता है दो आवेश जो परिमाण में समान है और प्रकृति में विपरीत है, एक प्लस है और एक माइनस है, एक दूसरे से अलग दूरी पर रखे हैं। यानी जब द्विध्रुव लिख दिया तो ये सारी बातें इंक्लूड है, ये हमें नहीं लिखी जाएगी। इसका मतलब इतना हम जो है वो लेकर चलेंगे, इतना जो मैटर है ये हम लेकर चलेंगे इसके अंदर। और फिर हम इसके कारण विभव की वैल्यू याद करनी है, तो किसी भी पॉइंट पर हो सकती है और किसी भी डायरेक्शन में, यानी थीटा एंगल पर बात करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि वो एक अक्षीय रेखा हो, निरक्षीय रेखा हो। तीव्रता जब हमने ज्ञात की थी तो दो ही बातें सोल्व की थी कि अक्षीय रेखा पर और निरक्षीय रेखा पर। बोर्ड एग्जाम की अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार शायद आ भी चुका है ये। इसको दूसरे तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरे तरीके से क्या कहा जाता है कि द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P r थीटा पर, ब्रैकेट में लिख देते हैं r थीटा। r थीटा का मतलब है स्थिति और कोण, यानी कोण के रूप में भी उसका पॉइंट की वैल्यू जो है वो हो, हमारे पास स्थिति क्या है। और दूसरा वह पोजीशन जो है वो विस्थापन के फॉर्म में भी अपने पास हो, उसके रूप में इसका मान ज्ञात करना। तो ये जरूर आप ध्यान रखिए, इसमें नोट कर ले इस बात को कि r थीटा के रूप में ये जरूर कह देते हैं कि r थीटा के रूप में ज्ञात कीजिए। दूसरा एक वर्ड और यूज कर लेते हैं इसके लिए, ध्रुवीय निर्देशांकों के रूप में। ध्रुवीय, दो तरह के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो दो तरह का होता है। एक कार्टेशियन, हम पहले बात कर चुके निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांक पद्धति, जिसमें r वेक्टर लिख देते हैं, या डिटेल से लिखें तो x y z की फॉर्म में लिख देते हैं, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। या हम कोई बिंदु लेते हैं तो उसमें ब्रैकेट में लिख देते हैं x y का मतलब x अक्ष पर मान, y का मतलब y पर। जब 3D में लेते हैं तो x y और z तीनों को ले लेते हैं कि x के अकॉर्डिंग वैल्यू है वो x पर है, y के अकॉर्डिंग y पर, और z अक्ष के अकॉर्डिंग है तो वो z का जो पॉइंट है वो बता देता है। यहाँ ध्रुवीय निर्देशांक जो होते हैं वो उसके अंदर कोण और बता दिया जाए, अगर कोण बता दिया जाए तो r में तो है ही वैल्यू, r तो पोजीशन वेक्टर है ही उसका, उसके साथ साथ कोण भी बता दे तो उसे कहते हैं ध्रुवीय निर्देशांक। तो ये भी पूछ लेते हैं कि द्विध्रुव के कारण विभव का जो मान है ध्रुवीय निर्देशांकों के रूप में ज्ञात कीजिए। तो ये बात भी आप इसमें ध्यान रखें कि किसके रूप में, ध्रुवीय निर्देशांकों के रूप में। जब लैंग्वेज चेंज की जाती है तो भी इस तरह से घुमा के दे दिया जाता है। तो ये इसके कुछ एक दो तरीके हैं जिनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सभी के अंदर हमें क्या करना है, कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये, तो सभी के अंदर हमें स्टार्टिंग से लेकर पूरा डेराइव करना है, डिटेल से प्रूफ करना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। कंडीशन फिर हम रिपीट कर रहे हैं, इसमें क्या है, द्विध्रुव दे रखा है हमें, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। अब उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, किसी भी कोण पर किसी भी साइड में वो हो सकता है। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं जो जो हमें दे रखे हैं। सबसे पहले हम एक बात इसमें एज्यूम कर रहे हैं कि द्विध्रुव है हमारे पास, द्विध्रुव है तो ये पॉइंट A मान ले, से ये पॉइंट B मान ले, इस पर माइनस Q आवेश है, इस पर प्लस Q आवेश है, दोनों के बीच की दूरी जो है वो 2L लेते हैं हम। तो यहां पर दोनों की आधी आधी दूरी करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये L हो जाएगी। ये बात सारी पहले आ चुकी है और ये भी आ चुकी है, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि कोई बिंदु P है वो कहीं पर भी हो सकते हैं, बाद में भी स्पेशल केसेस में इंक्लूड कर लेंगे कि वो अक्षीय रेखा पर है या निरक्षीय रेखा पर है। अभी हम बात कर रहे हैं कि वो किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी हो सकता है। वो पॉइंट P यहाँ है, तो यहाँ ये जो है वो ये स्थिति है इसकी, इसका जो एंगल है वो है थीटा। थीटा, यहां पर हमें किसकी गणना करनी है, V की गणना करनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है।
अब यहां से देखें ये जो दूरी है r वो है स्मॉल r। अब अपने को एक बात आप माइंड में ये बिठा लें कि सबसे पहले गिवन वैल्यूज क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। दूसरी बात, जब भी कोई वैल्यू डेराइव करते हैं तो गिवन वैल्यूज की फॉर्म में ही रिजल्ट आना चाहिए। अगर कुछ हम वहां एज्यूम करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसको वहां से रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, यानी जो बातें हमें नहीं पता है हमें उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी नॉन वैल्यूज में। तो नॉन वैल्यूज क्या है, हमें पता है द्विध्रुव है तो माइनस क्यू है प्लस क्यू है, ये हमें पता है। दूसरी बात, दोनों के बीच की दूरी 2l है, ये इसका मध्य बिंदु O है, और 2l है तो आधी आधी दूरी l होगी, यानी l भी हमें ज्ञात है। तीसरी बात, हमें थीटा दिया गया है कि इस कोण पर बिंदु P जो है वो इस कोण पर स्थित है। चौथी बात, यहाँ से O से इसकी दूरी जो है वो भी हमें ज्ञात है। यानी इतनी बातें जो लिखी हुई है अभी तक वो सारी हमें पता है, इसके अलावा जो भी हमें लिखेंगे वो हमें नहीं पता है। अब देखो P पर जो विभव निकालेंगे तो ये अलग से बिंदु आवेश हो गया। अगर हम इसको द्विध्रुव के नजरिए से नहीं देखें तो केवल ये अलग से एक आवेश है और ये इधर वाला ये भी अलग से एक आवेश है। इसके कारण विभव होगा यहाँ प्लस इसके कारण होगा, दोनों को जोड़ देंगे। कल ही हमने अध्यारोपण सिद्धांत जो डे 20 में पढ़ा है इसके अंदर बात की थी हमने, तो उसी की तरह हम दोनों को अलग अलग सोल्व कर निकाल ले, फॉर्मूला लिख ले और दोनों को ऐड कर दे। लेकिन जब हम इसको यहां से सोल्व करेंगे, आवेश यहां रखे हैं और ज्ञात यहां करना है, तो दूरी यही काम आएगी। अब ये दूरी अपने को पता नहीं है। दूसरी बात, जब यहां से सोल्व करेंगे इसके लिए विभव, तो ये वाली दूरी काम आएगी, ये भी अपने को नहीं पता है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो दूरी है वो है यहां से यहां तक की दूरी है वो है r1 है। ये जो दूरी है वो मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी है वो है r2। इतनी बातें हमने मान ली है। तो आपको ये बातें लिखनी है, हम नहीं लिखेंगे इसे ज्यादा डिटेल से। आप इसे खुद, हम बहुत बार लिख चुके हैं इन चीजों को, खुद अपनी मर्जी से अपने खुद की लैंग्वेज में, न कि किसी बुक को कॉपी करके, अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख लें कि माना कोई द्विध्रुव जिस पर दो आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू है, उनके मध्य की दूरी 2l है, उनके मध्य बिंदु O से थीटा कोण पर r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, इसके लिए माइनस क्यू आवेश से दूरी बिंदु P की r1 प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी r2 है, ये हमने और मान लिया इसके अंदर। अब देखो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे सोल्व करने से पहले, तो हम जब जरूरत पड़ेगी उसी के अनुसार सोल्व कर लेंगे। आप भी कोशिश ये करें जैसे मैं इसमें सोल्व करूंगा, पहले इसको सोल्व कर लेंगे, फिर बाद में जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम इसको आगे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए हमें इतनी जगह और चाहिए, इसीलिए इतनी जगह हम छोड़ रहे हैं। यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूं मैं। तो यहां से सबसे पहले बिंदु P पर माइनस क्यू के कारण विभव, बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव V1 है, मान लिया ये V1 है। तो V1 इज इक्वल टू क्या गया, V1 इज इक्वल टू KQ अपॉन R होता है बिंदु आवेश के कारण, फॉर्मूला कल डेराइव किया था हमने। तो यहाँ KQ अपॉन R, माइनस क्यू है तो क्या गया माइनस KQ अपॉन R। R कौन सा है, ये डिस्टेंस काम में आ रही है, तो ये क्या है R1 है, इसे दे दे समीकरण नंबर 1। दूसरी बात सोल्व करें, कहां पर, बिंदु P पर प्लस क्यू के कारण विभव V2 मान ले इसे, और ये क्या है K Q, इस पर भी आवेश Q है, प्लस है तो प्लस ले लेंगे, अपॉन R2 है तो ये भी क्या ले लेंगे R2 ले लेंगे। अब दोनों के कारण परिणामी विभव क्या होगा, दोनों के योग के बराबर। तो यहां लिख दें परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2, दोनों की वैल्यू पुट कर दें। समीकरण 1 और 2 की जोड़ना ही है, तो किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख दें। तो यहां हम इसको प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख दें, V2 का मान इसको बाद में लिख दें। तो V बराबर आ जाएगा V बराबर K Q अपॉन R2 माइनस K Q अपॉन R1। V बराबर KQ कॉमन आ गया, यहां से आ गया 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन
R1। इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखो यहां से अब हमें R1 और R2 की वैल्यू नहीं पता है, तो वो हमने क्या की थी, एज्यूम की हुई है। अब उनको नॉन वैल्यूज की फॉर्म में, नॉन वैल्यूज कौन सी है, L है, थीटा है, R है, Q है, ये सारी वैल्यूज हमें पता है। इसकी फॉर्म में हम इसे बदलेंगे। उसके लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे अलग, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि वो कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ले रहे हैं, एक लंब डाल रहे हैं बिंदु B से इस सामने वाली भुजा पर, और ये बिंदु है D मान लेते हैं, D है, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा इधर वाला भी। ये किस प्रकार से हम लंब डालते हैं, इस प्रकार से डालते हैं कि DP और BP ये दोनों क्या हो, बराबर हो। किस प्रकार से, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हो। एक्चुअल में देखा जाए तो ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है तो इधर वाला ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, ठीक है। और एक इनमें से कोई भी लंब और आधार, ये लंब मान ले तो ये आधार हो गई। तो अब देखो कर्ण और आधार जो है वो दोनों सेम नहीं हो सकते। किसी भी समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो अगर ये कहते हैं कि ये और ये दोनों भुजाएं सेम कब होंगी, जब ये भी यही होगी तभी सेम होंगी। अगर ये तिरछी है तो इसका मतलब ये ज्यादा बड़ी है, तो वास्तविकता में तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम ये क्यों एज्यूम कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हमारे पास जो द्विध्रुव है उसके बीच की दूरी बहुत कम है, और L उसकी भी आधी है तो और भी छोटी दूरी है। दूसरी बात, बिंदु P जो इससे तुलना में बहुत ज्यादा दूरी पर है, यानी R जो है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम L। R की वैल्यू बहुत ज्यादा है, और जब बहुत ज्यादा होगी तो कोण बहुत अल्प होगा। तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, अगर यहां से लंब डालें तो ये यहां से देखें तो ये कोण बहुत अल्प होगा। तो यूं लगेगा कि इस तरह से, कि जैसे ये इस तरह से लगेगा, इस तरह से लगेगा। तो यहां से देखा जाए तो ये बिल्कुल क्या लगेंगे, लगभग बराबर लगेंगे। तो ये एक स्पेशल केस किस कंडीशन के अंदर है, ये बात आप ध्यान रखना। ये नहीं कि हम इसको गलत यूज कर रहे हैं, वैसे ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर वैल्यूज बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है तो उसकी तुलना में कोण बहुत छोटा बनेगा, तो इसमें जो डिफरेंस आएगा बहुत ही थोड़ा होगा। यानी लगभग क्या होंगे, नियर अबाउट इक्वल कह सकते हैं अपने, इक्वल तो नहीं होंगे कभी भी, लेकिन नियर अबाउट इक्वल, यानी बहुत कम डिफरेंस है तो उनको लगभग अपने क्या कर सकते हैं, बराबर मान सकते हैं। ये बात हम लिखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखनी है, क्योंकि वरना ये कंफ्यूजन रहता है कि ये तो इमेजिनरी चीजें हैं, ये तो वास्तविकता में पॉसिबल ही नहीं है, तो इनको हम कैलकुलेशन में कैसे ले सकते हैं गलत चीजों को। ऐसा नहीं है। क्या कंडीशन है, फिर रिपीट कर लेते हैं अपने। ये जो बिंदु P है, ये जो R डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है L की तुलना में। इस स्थिति में अगर ये लंब डाल दें, ये तो हमने डायग्राम बड़ा बनाया है इसलिए हमें ऐसा थोड़ा लग रहा है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा है तो ये क्या होगा, ये कोण बहुत कम होगा और ये दोनों बिल्कुल क्या होंगे, लगभग आस पास होंगी। इसलिए ये लगेगा कि लगभग क्या है, ये बराबर है। इसलिए हम इनको एज्यूम कर सकते हैं बहुत कम डिफरेंस होने के कारण। तो एक बात ये ध्यान रखना है, एक तो कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, यहां क्या किया हमने, यहां BD तथा एक लंब और डालते हैं इस पे, इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, इतना पीछे बढ़ाते हैं कि यहां से इस पे लंब डाल सकें, इस पे लंब डाल दें। ये पॉइंट C मान लेते हैं हमने। अब ये भी इस प्रकार से लिया है कि अब देखो यहां समकोण बन गया, तो ये बन गया ना एक समकोण त्रिभुज यहां से लेकर वहां तक ACP। तो इसमें भी समकोण में ये दोनों जो भुजाएं हैं वो क्या होंगी, लगभग बराबर होगी, क्योंकि यहां पर भी वही कंडीशन है कि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको भी अगर थोड़ा सा पीछे बढ़ा देंगे तो इसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो इनको भी लगभग हम सेम उसी तरह से बराबर मान सकते हैं। एक बात तो ये आप ध्यान रखना। तो हमने दो कंस्ट्रक्शन किए, BD लंब डाला है और AC तथा AC
भुजा कौन सी भुजा है? ये भुजा है, तो पूरी लिख लिया हम सी से लेकर पी तक, सारे पॉइंट बीच में डी भी आ जाएगा, ओ भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे। भुजा सी पी पर क्या करते हैं? लंब डालते हैं। जिससे क्या कंडीशन है कि BD जो है ये लंब डाल दिया, R2 जो है वो किसके बराबर है? इस भुजा के बराबर है। कि DP जो है वो किसके बराबर है? वो R2 के यानी BP के बराबर है, जो लगभग किसके हैं? R2 के इक्वल है। एक बात तो ये। दूसरी बात यहां से देखें तो AP जो है वो किसके इक्वल है? CP के इक्वल है, तथा AP इक्वल टू CP। ऐसा क्यों लिया है? क्योंकि हमें इस BP का मान ज्ञात करना है, R2 का ज्ञात करना है। R2 किसके बराबर है? DP के बराबर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? R2 ज्ञात करना है जो DP के बराबर है। और इधर दोनों एक साथ लिख रहे हैं, R1 AP R1 है, वो हमें ज्ञात करना है जो किसके बराबर है? CP के बराबर है। अब देखो दोनों को एक साथ ही लेकर चल रहे हैं। DP जो है वो ये है। अब इतने में से ये वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमें कौन सी वैल्यू ज्ञात है? हमें R जो है वो यहां से मध्य बिंदु से दूरी होती है, ये R तो हमें ज्ञात है इतना, हमें ज्ञात करना है इधर वाला मान। तो ये साइड का इधर का घटा देंगे तो उधर का बच जाएगा केवल। इसी तरह से जब हमें ये ज्ञात करना है जो किसके बराबर है? R1 के बराबर, तो इतना तो हमें पता है कि ये तो यहां से लेकर यहां तक तो R है, इसमें इतना और जोड़ कर देंगे C से O तक, तो ये भी क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा टोटल वैल्यू। तो यहां से देखो R2 जो है वो इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये कैसे लिखेंगे? इस पूरी वैल्यू में से R, पूरी वैल्यू क्या है? R में से क्या घटा देंगे? R माइनस OD, तथा R1 का लिखेंगे तो R1 क्या कितनी है? R1 जो किसके बराबर है? CP के बराबर। यहां से तो बता ही नहीं सकते, इस फॉर्म में बता सकते हैं CP के। तो CP किसके इक्वल है? OP प्लस CO। तो यहां से क्या आ जाएगा? OP तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, OP तो R है ही, प्लस CO। अब अपने पास दो वैल्यू हो गई क्या? एक तो हमें बताना है कि OD का मान क्या है, दूसरा हमें बताना है CO का मान क्या है। वो दोनों मान यहां रख देंगे तो R1 और R2 के मान आ जाएंगे, वो यहां रख देंगे और लघुत्तम लेके सोल्व कर लेंगे। तो सबसे कंफ्यूजिंग जो मैटर है यहाँ वो रहता है कि ये कैसे हो गया, ये वाली बात कहां से आ गई। दूसरी बात कि ये पॉसिबल नहीं है तो हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसलिए ये ध्यान रखना है कि ये हम क्यों यूज कर रहे हैं। दो बार हम रिपीट कर चुके हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है, फिर सारा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ ऐसा क्यों यूज किया हमने, क्योंकि ये जो बिंदु P है वो बहुत अधिक दूरी पर है, R बहुत ज्यादा लेंथ है, L स्मॉल है, इसीलिए ये जो दोनों भुजाएं होंगी समकोण त्रिभुज की, कर्ण और आधार कहते हैं, लंब कहते हैं, तो इसके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। इसलिए हम इस R की फॉर्म में, L की फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में वैल्यू निकालने के लिए इसको इसके इक्वल एज्यूम कर सकते हैं, रिजल्ट पे कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। अब बात रही एक, वो है ये वैल्यू बताना और ये वैल्यू बताना। अब इसके लिए देखो बिल्कुल सिंपल है, ये कोण थीटा है तो इधर वाला कोण भी क्या होगा? थीटा होगा। अब ये बन गया समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। और बची हुई भुजा क्या होती है? आधार होती है। कोई भी समकोण त्रिभुज है, पहले भी हम यूज कर चुके हैं, बल आघूर्ण में समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर द्विध्रुव रख दे तो उसमें बल आघूर्ण लगता है, वो भी हम P sin थीटा सोल्व कर चुके हैं। आगे भी हम इसका कम से कम 5-7 बार और यूज करने वाले हैं, इसलिए आप ये बात ध्यान रखें। फिर हम रिपीट कर रहे हैं इन बातों को कि अगर समकोण त्रिभुज दे रखा है तो हमें उसमें केवल एक ही भुजा चाहिए, केवल एक ही भुजा, उसके अलावा हम बाकी दोनों भुजाओं का मान उसमें ज्ञात कर सकते हैं इजी वे में। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हमें पता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इन सब में क्या होता है? लंब आधार कर्ण, इनमें आपस में संबंध होते हैं। तो आपको वो दो भुजाओं का संबंध देखना, चाहे वो साइन है, कोस है, टेन है, जिनमें एक तो जो दे रखी है वो इंक्लूड हो जाए,
दूसरी जो हमें ज्ञात करनी है वो इंक्लूड हो जाए। जैसे यहां देखें तो कर्ण हमें दे रखा है एल है, ठीक है, हमें ज्ञात करना है ओडी, ओडी हो गया आधार, तो आधार और कर्ण में संबंध देख लो, यही लिख रहा हूं मैं कि त्रिभुज कौन सा लें, ओ बी डी से आधार और कर्ण में संबंध देखें, क्या संबंध होता है, कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार हमें ज्ञात करना है ओडी और कर्ण हमें दे रखा है कितना एल, तो ये आ गया ओडी बराबर आ गया एल कोस थीटा, तो ये बात आ गई अपने पास, यहाँ ओडी का मान आ गया एल कोस थीटा। इसी तरह से देखो वही त्रिभुज यहाँ है, वही कोण है, वही कोण है, वही कर्ण है, वही कर्ण है, यहाँ 90 डिग्री ये बन रहा है, इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई, थीटा के सॉरी ये 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो कर्ण होती है और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, बची हुई तीसरी भुजा आधार होती है। तो अब यहां से अभी क्या किसमें संबंध देखना है, कर्ण और आधार में, तो कर्ण और आधार में क्या संबंध है, वही कोस थीटा, यानी त्रिभुज ये होगा, मान अभी भी क्या आएगा, वो का वही आएगा, चाहे तो लिख देते हैं, फिर मैं अलग से लिख देता हूं, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, आप एक बार लिख सकते हो, क्योंकि जब जिसने एक बार सोल्व किया तो दूसरी बार भी कर सकता है, वही बात दोबारा लिखनी है हमें, AC/O से क्या आएगा, कोस थीटा बराबर वही आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, आधार ये है OC और कर्ण कितना है L, तो L इधर आ गया, OC इज इक्वल टू क्या आ गया L कोस थीटा, तो दोनों को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, दोनों के रिजल्ट सेम रहेंगे। यहां से ये मान R1 और R2 में पुट कर देते हैं, तो R2 इज इक्वल टू आ जाएगा R माइनस L कोस थीटा तथा R1 इज इक्वल टू R प्लस L कोस थीटा। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, भी न्यूमेरिकल भी बनते हैं, इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कहीं ना कुछ पूछा जा सकता है, हर तरीके का क्वेश्चन इससे निकाला जा सकता है। इसलिए अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं, पहले फिर बात करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन की। तो समीकरण 3 में भी दोनों मान रख दें, एक मान तो ये रहा R2 आ गया अपने पास, एक ये R1 आ गया, ये मान किसमें रख दो, समीकरण 3 में। तो बाय इक्वेशन थर्ड की अगर बात करें तो यहां वैल्यू पुट करते हैं, v इज इक्वल टू के क्यू इंटू 1/R2 की वैल्यू रखेंगे, तो ये आ जाएगा R माइनस L कोस थीटा माइनस 1/R प्लस L कोस थीटा। एलसीएम ले लो, के क्यू एज इट इज, एलसीएम क्या आएगा, दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, तो याद है R माइनस L कोस थीटा मल्टीप्लाई R प्लस L कोस थीटा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, याद है R प्लस L कोस थीटा माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, R माइनस माइनस है तो बाहर भी माइनस है, इसलिए ये प्लस हो जाएगा R प्लस L कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, L कोस थीटा प्लस L कोस थीटा इज इक्वल टू 2L कोस थीटा, तो यहां से v इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू इंटू 2L कोस थीटा डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, देन वैल्यू विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस इस कंप्लीट का स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, वैल्यू आ गई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला आ गया ये। दूसरी बात, एक बात यहाँ यूज कर सकते हैं, पहले पढ़ चुके हम कि जब भी द्विध्रुव आ गया तो द्विध्रुव आघूर्ण भी वहां कार्य करेगा, और उसको कैसे डिफाइन करते हैं, Q इंटू 2L की फॉर्म में, देन P इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय 2L, तो यहाँ इसकी जगह P पुट कर दें, V इज इक्वल टू K P कोस थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये इसका वैसे फाइनल फॉर्मूला है। एक कंडीशन इसमें अप्लाई कर लेंगे हम कि अगर R इज ग्रेटर देन फ्रॉम L है, जो कि हम लेकर चल रहे हैं, यहाँ भी जो हमने एज्यूम किया था, ये इसीलिए एज्यूम किया था कि R की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो L को क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल टेंड्स टू 0 एज्यूम कर सकते हैं। L टेंड्स टू 0 हो गया तो ये वैल्यू क्या है, 0 जाएगी। तो यहां से यदि R इज ग्रेटर देन फ्रॉम L हो,
और जो कि हम लेकर चल चुके हैं पहले, यहाँ पर भी हमने ये बात की थी R इज ग्रेटर देन फ्रॉम L, उसी से ये कंडीशन अप्लाई हुई है। तो इसको क्या मान सकते हैं, L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा टेंड्स टू 0, इसको हम 0 मान के छोड़ सकते हैं। तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास, V इज इक्वल टू K P कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। इसको दे दें इक्वेशन नंबर 4। तो ये इसका फाइनल फॉर्मूला है द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का। अब इसके अंदर दो केसेस ले सकते हैं अपने कि ये जो एंगल है वो कितना भी हो सकते हैं। अगर हमें थीटा दे रखा है तो अकॉर्डिंग टू थीटा सोल्व करेंगे, लेकिन अगर हमें इसकी स्पेशल केसेस की बात करें तो अगर ये हम ये कहें कि ये बिंदु पी से जाते जाते और इस लाइन पे भी हो सकता है, तो इस लाइन पे होगा तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। और ये कौन सी लाइन है, इसको कहते हैं एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा। दूसरी बात, ये अगर इधर बढ़े और ये बिल्कुल इस पे परपेंडिकुलर हो जाए तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, जिसे क्या कहेंगे, निरक्षीय रेखा। तो इन दो से भी डायरेक्ट पूछ लें तो कंडीशन क्या होगी। फर्स्ट केस में अगर स्पेशल केस की बात करें, इसके अंदर स्पेशल केस, तो कौन सा, द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर अक्षीय रेखा पर थीटा क्या होगा 0 डिग्री और कोस 0 क्या हो जाएगा 1, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा KP अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं तो उसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्ट वैल्यू भी दी जा सकती है। दूसरी बात, द्विध्रुव भी दिया जा सकता है, तो Q की वैल्यू होगी और बीच की डिस्टेंस होगी, तो फिर हमें वहां P का मान और R की वैल्यू रख के सारा सोल्व करके फिर वहां से हम इसका मान बता सकते हैं। सेकंड केस में बात करें द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट 0 आता है निरक्षीय रेखा पर, तो डायरेक्ट सोल्व नहीं करना पड़ता, इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन में ये बात पूछ लेते हैं कि निरक्षीय रेखा पर विभव का मान कितना होता है। कितना टाइम होता है 27। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री और कोस 90 की वैल्यू क्या होगी 0, तो कोस 90 की वैल्यू 0 है तो वो 0 पुट कर देंगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये बात महत्वपूर्ण है कि निरक्षीय रेखा पर, या विषुवतीय रेखा भी कहते हैं इसे, निरक्षीय रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। और ये द्विध्रुव के लिए है, ये कंडीशन आप ध्यान रखना, द्विध्रुव के लिए अप्लाई हो रही है कंडीशन। तीसरी एक बात और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसके अंदर पूछ लेते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विभव के रूप में द्विध्रुव के विभव की तुलना कीजिए या उसका व्यंजक बताइए। तो यहां से अगर देखें हम इसी फॉर्मूले से ले सकते हैं इसे, यहां से तो क्या होगा KQ अपॉन R जो है वो वैल्यू किसके इक्वल होती है, KQ अपॉन R। यहां से लेते हैं इसमें KQ अपॉन R जो है वो बिंदु आवेश के कारण विभव होता है समीकरण 4 से बाय इक्वेशन 4। अगर इसे लिखें तो V इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं KQ अपॉन R, हमने वापिस तोड़ दिया P को Q इंटू 12 में, तो मल्टीप्लाई आ गया 12 कोस थीटा। तो यहां से ये तो किसके कारण हो गया, ये तो हो गया बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव और मल्टीप्लाई 12 कोस थीटा। तो द्विध्रुव के कारण, ये किसके कारण है, ये विभव जो है वो द्विध्रुव के कारण है और वो किसके इक्वल होता है, बिंदु आवेश के कारण विभव का 12 कोस थीटा मल्टीप्लाई होता है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये बात है द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछ लेते हैं। न्यूमेरिकल जब पूछा जाए तो कंडीशन दे देते हैं, मान लो तीनों कंडीशन ही देते हैं। आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, आप उसे सोल्व करके देखना, बाद में डिस्कस कर लेंगे हम उसे। कि उसमें इस तरह से दे रखा है दो आवेशों के मान एक प्लस एक माइनस बराबर दे रखे हैं, तो द्विध्रुव नहीं लिखा जाएगा। नहीं लिखा गया है इसका मतलब भी आप देख लें कि दोनों आवेश बराबर है और एक प्लस माइनस है, इसका मतलब डायपोल ही है, द्विध्रुवी है। दूसरा, फिर वहां आपको दे दें कि इसमें विभव का मान ज्ञात कीजिए। यदि
अक्षीय रेखा पर हो, दूसरा विषुवतीय रेखा पर हो, तीसरा 60 डिग्री पर हो। तो आपको ये इसका बेसिक फॉर्मूला है जो हर कंडीशन के अंदर अप्लाई हो जाएगा। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, इसमें कोई भी स्पेशल केसेस की जरूरत नहीं है। जब डेरिवेशन की बात आती है एग्जाम में तब आपको इक्वेशन 4 तक ही सोल्व करना है। स्पेशल केसेस अगर पूछे जाते हैं तब लिखने होते हैं। मोस्टली स्पेशल केसेस में से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो वहां से निकाले जाते हैं। डायरेक्ट जो क्वेश्चन है शॉर्ट पूछ लेते हैं तो अपने को रिजल्ट स्पेशल केसेस में मिल जाते हैं। तो बिना सोल्व किए हम उसका रिजल्ट जो है वो लिख सकते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में फिर हम आगे पढ़ेंगे। इसके न्यूमेरिकल जरूर आप करके देखना, प्रैक्टिस इसकी अच्छी तरह से कर लेना। जो वीडियो देखते हैं कंटिन्यू और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे आगे देख सकें। डे वाइज जो अपने चल रहे हैं, डे वाइज आपको सारी जो वीडियोज अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिलती रहेगी। जो किसी डे में मान लो डे 15 में, डे 14 में, डे 19 में या 20 में या 21 में आ जाए तो वो शुरू से देखना शुरू करें डे 1 से, तो थोड़ा सा क्लियर पता चल जाएगा। धन्यवाद, बाकी नेक्स्ट वीडियो।